हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अगर आप लो स्टूडेंट हैं या आप एक एडवोकेट है, एक नया एडवोकेट, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से आपको वो कुछ सीखने को मिलेगा जो आज तक आपने किसी भी वीडियो में देखा नहीं। आप चाहे यूट्यूब पर सर्च मार लो, सीखने को मिलेगा आपको। बस सिविल सूट के बारे में मैं आज आपको, यानी कि कैसे सूट डाला जा, जब से लेके उसके सारे प्रोसीजर के बारे में, टोटल प्रोसीजर के बारे में। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी मेरी, और इंशाल्लाह मैं यह उम्मीद कर रहा कि आपने अगर लास्ट तक यह वीडियो देख ली तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। सिविल का सूट फाइल करने के लिए आपको कुछ चीज ध्यान में रखनी जो मैंडेटरी, अगर आप अपने वाद पत्र में की ड्राफ्टिंग करते समय ये चीज अगर आप भूल गए तो कोर्ट आपके वाद पत्र को, आपके सूट को लेने से मना भी कर सकती है, या आपको भविष्य में इस चीज का नुकसान भी हो सकता है अगर आप इस चीज को कंप्लीट नहीं करते सूट को फाइल करने से पहले। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको सिविल सूट के पूरी प्रक्रिया के बारे में, यानी कि सिविल सूट के एडमिशन होने से लेकर फाइनल जजमेंट तक, ठीक है, अपील डिग्री के बारे में से भी बताऊंगा। भाई बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले क्या करना हमें, नंबर एक इसमें वादी हो जो पीड़ित पक्ष जो वाद दायर करो, यानी कि एक प्लाट हो, ठीक हो, जिसको जो वादी के नाम हो, लेकिन प्रतिवादी ने उसका क्या करा दिया, बनावा करा दिया किसी तीसरी पार्टी को बगैर वादी की परमिशन के। तो ऐसे में जो वादी उसको कैंसिलेशन का एक सूट फाइल करोगा कोर्ट के अंदर, और इसी के प्रोसीडिंग के बारे में आपको बताऊंगा सब चीज। और यही जो मैं आपको बता रहा, अगर कोई भी सिविल का सूट हो ऐसे ही प्रोसीडिंग होगी, ऐसे ही इसका प्रोसेस होगा, ठीक हो। सबसे पहले जो वादी क्या करेगा, वादी एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा अपना, जो उसका तरफ से उसका केस लड़े, उसके केस की पैरवी करे। उसके लिए क्या चाहिए, वादी एक क्या करेगा, एक वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके उसके अधिवक्ता को दे देगा, ठीक है जी। अधिवक्ता उसने नियुक्त कर लिया। अब उसके बाद अधिवक्ता क्या करेगा, उसकी सारी बात सुनेगा उसके प्लाट के बारे में, और उसके बाद फिर होगा अधिवक्ता उसकी ड्राफ्टिंग करेगा इसके सूट की, इसके वाद पत्र की। सबसे पहले अधिवक्ता क्या देखेगा, अधिवक्ता जो देखेगा सबसे पहले आपको इसमें आपका ये देखेगा कि आपका जो कैंसिलेशन का जो आप सूट डालना आपने प्लाट का, कि उसकी माल्यत क्या हो। माल्यत का मतलब ये हो, यानी कि अगर बहुत से, जैसे मैं उत्तराखंड से और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से, ठीक है, और मैं जो सेशन कोर्ट हरिद्वार पर हो लेकिन लोअर कोर्ट रुड़की, लेकिन एडिशनल जो सेशन कोर्ट हो वो है रुड़की में। जैसे कि सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो पास पावर हो, यानी कि उसके बाद 3 लाख तक के वाद को सुनवाई करने का पूरा अधिकार हो। लेकिन अगर यानी कि कोई भी माल्य, जैसे प्लाट हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गया, अगर उसकी मालियत 3 लाख रुपए हो या 3 लाख से कम हो तो आप जूनियर डिवीजन में केस फाइल करेंगे, और अगर ज्यादा मालियत 3 लाख से ज्यादा तो फिर सीनियर डिवीजन में, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है। जैसे मालियत 3 लाख से कम हो, सबसे पहले जो आपका एडवोकेट हो उसमें उस न्यायालय का नाम लिखेगा, ठीक है जी, जिस न्यायालय का उसका क्षेत्र अधिकार पड़ रहा, यानी कि मालियत उसकी 3 लाख रुपए से कम हो, लेकिन उसका जो क्षेत्र अधिकार हो, जहां से वो वादग्रस्त संपत्ति है, वादग्रस्त प्लाट है, जिसको वो सूट फाइल कर रहा उस प्रतिवादी के खिलाफ, यानी कि वादी एक भी हो सके, अनेक भी हो सके, यानी कि वादीगण कहेंगे उसे, और प्रतिवादी एक भी हो सके उसे प्रतिवादीगण कहेंगे। सबसे पहले न्यायालय का नाम, ठीक है, उसके बाद वाद संख्या, फिर सन। वाद संख्या क्या हो, जैसे आपको का केस कोर्ट ने एडमिशन कर लिया तो उस पर एक पार्टिकुलर नंबर डलेगा वाद संख्या, वो आपको कोर्ट ही देगी जब आपका एडमिशन होने के बाद। लेकिन सिविल का जो वाद संख्या स्टार्टिंग में डल गई एक बार, तो एंड तक भाई 1 साल में सूट खत्म हो रहा आपका, 2 में, 3 में, जब भी आपका जजमेंट हो रहा, शुरू से लेकर आखिर तक, अपील तक, वही वाद संख्या रहेगी उसकी, अगर आप कोई वाद डाल ले कैंसिलेशन का। ये मैंडेटरी, क्योंकि अब फौजदारी क्रिमिनल में तो बदलता हो लेकिन सिविल में नहीं बदलता,
उसके बाद संपत्ति की सबसे नंबर 1 वकालतनामा हो गया। नंबर 2 संपत्ति की मालियत क्या होगी। नंबर 3 न्यायालय, ठीक है, उसी न्यायालय में डलेगा जिसके क्षेत्र अधिकार, जिसकी जो क्षेत्र अधिकार था, जिसके पास उसको राइट हो और उसकी जिसके पास पावर हो लड़ने की। नंबर 4 उसके बाद पार्टी का नाम, वादी का नाम, उसके बाद प्रतिवादी का नाम। बिल्कुल सही एड्रेस होना चाहिए वादी का भी और प्रतिवादी का भी, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा देखा गया अगर प्रतिवादी का एड्रेस सही नहीं है तो इससे वादी को नुकसान होगा, क्योंकि सही पते पर संबंध नहीं जानेगा। कल को भाई कैसे सही जगह पर संबंध नहीं जानेगा तो फिर प्रतिवादी कैसे आ जाएगा। इसीलिए प्रतिवादी का एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर उसके बारे में जो प्लाट हो उसके बारे में जो ड्राफ्टिंग की जाएगी, भाई क्या फैक्ट हो आपके पास, क्या वो कि आप उसे कैंसिल कराना चाह रहे, ठीक हो, क्या आपके पास सबूत हो और क्या आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट हो कि जिसको आप ये कह रहे कि वो जो प्लाट था वो मेरा था, वो प्लाट था मेरा था। आपके पास वो जो भी फैक्ट है सभी लिखेगा एडवोकेट, जो भी तथ्य है आपके। फिर लेकिन इसमें 4 चीज जरूर देखनी। नंबर 1 वाद का कारण क्यों उत्पन्न हुआ, ठीक हो, और क्षेत्र अधिकार के माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आओ या नहीं आता, ठीक हो। और उसके बाद आपको इसमें अगर आप कैंसिलेशन का सूट डालें आपको कोर्ट फीस भी बहुत जरूरी है। कैंसिलेशन का अगर आप डालें कोर्ट फीस का भी बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या करना है, सबसे बाद में प्रार्थना करनी, यानी कि आप कोर्ट से क्या रिलीफ मांगना चाह रहे हैं। भाई जैसे आप कैंसिलेशन का सूट फाइल कर रहे तो आप न्यायालय से क्या रिलीफ मांगना चाह रहे कि आपके हक में ये कैंसिल क्यों हो जा। ये आप यानी कि आपको जो प्रार्थना करनी बाद में ये बिल्कुल सही करनी होगी। बहुत से सिविल के केस ऐसे, अगर आपने सही प्रार्थना नहीं की माननीय न्यायालय के मतलब उस सिविल मतलब वाद पत्र में सही प्रार्थना नहीं की तो आपको बाद में जजमेंट के टाइम प्रॉब्लम होगी। इसीलिए ये सब 4 चीज, वाद का कारण और क्षेत्र अधिकारता, ठीक है, और उसकी मालियत 3, और उसके बाद उसका यानी कि जो आपको क्या करना, प्रार्थना करनी, जो भी करना जो माननीय न्यायालय से रिलीफ मांगे। फिर बाद में उसका क्या हो, संपत्ति का विवरण भी बताया जाएगा इसमें, ठीक हो, अलग से, यानी कि भाई कितने फुट का प्लाट हो, कितनी इसकी लंबाई हो, कितनी इसकी चौड़ाई हो, उसके पूर्व में क्या हो, पश्चिम में क्या हो, दक्षिण में क्या हो, उत्तर में क्या हो, रास्ता कहाँ से, ये भी आपको 14वीं बतानी पड़ेगी। और साथ ही साथ इसके एक प्लाट का नक्शा नजरी भी आपको जो आपका अधिवक्ता वो तैयार करेगा, नक्शा नजरी करेगा, ABCD फला फला भाई ये हो, रास्ता मुख्य रास्ता यहाँ से, फला बराबर में इसका मकान, फला का इसका प्लाट, फला का इसका प्लाट, ये करेगा। एंड में उसका सत्यापन होगा। सत्यापन के बाद फिर आपको क्या करना, एक उसी जो आप वाद पत्र तैयार किया इसका एक एफिडेविट भी, जो वादी जो केस डाला उसका एक एफिडेविट जिसको तस्दीक करोगा और कमिश्नर। उसके बाद आपका सूट बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, जो एफिडेविट जो उसका एफिडेविट तस्दीक होने के बाद इसमें आप वाद पत्र को और एफिडेविट को टिकट लगाएंगे, जो कोर्ट वैसी फीस होगी, कोर्ट फीस अलग हो और जो कोर्ट पर जिस टाइम आप फाइल करो टिकट वगैरह वो लगाएंगे। उसके बाद आप एक सूची सबूत बनाएंगे कि आपके पास ऐसे क्या सबूत हो जिससे वही हो जो वाद पत्र हो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या सबूत है कि वो कैंसिल होना चाहिए, कि अपने जो भी सूची सबूत है आप लगा देंगे, अपना आधार कार्ड वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह, या प्रतिवादी का अगर है तो उसका। फिर अगर पतला यहाँ आ रहा के साथ में, यानी कि इसने प्लाट की जो रजिस्ट्री करा रखी उसमें मकान बनाना चाह रहा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आदेश 39 और नियम 1 व 2 स्टे का एक प्रार्थना पत्र यानी कि एक एप्लीकेशन भी आप न्यायालय में पेश करेंगे विद एफिडेविट, ठीक है। एक फर्द पता होगा, फर्द पता का मतलब यानी कि वादी का उसको सही सही नाम पता होगा, पूरा एड्रेस होगा। उसके बाद कायदा सोड़ा होगी, कायदा सोड़ा का मतलब यानी कि जो भी वाद पत्र आप दे रहे उसके बैक साइड हो, यानी कि इसके बैक साइड हो आपको न्यायालय का नाम, वाद संख्या, सन, और उसके बाद पार्टी के नाम, वादी प्रतिवादी के नाम, यानी कि कायदा सोड़ा होने भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका जो सूट हो वो बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है।
आपने यानी कि आपको स्टे चाह रहा इनके जो उस प्लाट में जो प्रतिवादी मकान बना रहे कि भाई हमें कुछ टाइम के लिए कुछ समय के लिए हम स्टे दिया जा, माननीय न्यायालय कोर्ट से स्टे का प्रार्थना पत्र डालेंगे कि वह मकान ना बनावे जब तक इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता जो हम इसमें फाइल कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आदेश भाई आपकी कंप्लीट ड्राफ्टिंग होने के बाद जब आपका सूट बिल्कुल ड्राफ्ट हो गया, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका सूट बिल्कुल तैयार हो गया, आपने उसमें क्या करा, आपका वाद पत्र हो गया, एफिडेविट हो गया, स्टे की एप्लीकेशन हो गई और उसका एफिडेविट हो गया, उसके बाद फर्ज पता हो गया, सूची सबूत हो गया, और उसके साथ ही आपको क्या करना, एक समन भी आपको उसमें रखना, ठीक है, और उसके वाद पत्र की कॉपी भी रखनी है, और साथ ही साथ जो आपने स्टे की एप्लीकेशन तैयार करी एक कॉपी उसकी रखनी है। इसमें एक आपको लगाना तलवाना समन के लिए, उसमें तलवाने में 10 या 5 रुपए का टिकट लगेगा आपका सूट बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद आप इसे कोर्ट में फाइल करेंगे। आदेश 4 और नियम 1 के तहत वाद पत्र को कोर्ट में फिर आप क्या करेंगे, आदेश 4 और नियम 1 के तहत कोर्ट में आपने फाइल कर दिया सूट। अगर जो जज को लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, आपने सारी जो कंप्लीट पूरा करा, आपने इसमें कोर्ट फीस भी लगाई, ठीक है, सब चीज इसमें कोई किसी तरह कोई वो नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको एडमिशन कर लेगी, उसको एडमिट कर लेगी आदेश 7 और नियम 9 में। और अगर लग रहा कि इसमें कोई कमी तो मना कर देगी, भाई एक काम करो, इसे आप ले जाओ और इसे सही करके लाओ, इसमें फला फला कमी, आदेश 7 नियम 11 में मना कर देगी, भाई इसमें कुछ भी उसमें आपके सूट में आपने जो फाइल किया उसमें कोई अगर कमी है। और फिर मैंने आपको बताया था कि एक वाद संख्या जारी करेगी कोर्ट, आदेश 4 नियम 2 के केस नंबर जारी करोगी। तो मैंने आपको पहले बताया कि केस नंबर ऐसा होगा जो निचली कोर्ट लोअर कोर्ट से लेकर आप अपील में भी जाए कहीं भी जाओगे तो वाद संख्या वही रहेगी आपकी, वाद संख्या चेंज नहीं होने की, लेकिन बस अपील में जाओगे तो अपील संख्या एक बढ़ जाएगी, नहीं लेकिन वाद संख्या वही रहेगी लास्ट तक जहां आप हाई कोर्ट तक चले जाओ। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको समन करेगी, सीपीसी की धारा 27, 28, 29 और आदेश 5 नियम 9 के तहत प्रतिवादी को समन भेजेगी, ठीक है, समन भेजेगी, यानी कि जो हमने समन दिया कोर्ट उसको अपनी मोहर लगा के साथ ही साथ उसकी स्टे की एप्लीकेशन और वाद पत्र की एप्लीकेशन भी भेजेगी। और अगर प्रतिवादी रहने वाला कहाँ का, प्रतिवादी अगर उसी माननीय न्यायालय कोर्ट की क्षेत्र अधिकार में आ रहा या उसी एरिया में आ रहा तो क्या करेगी, पुलिस द्वारा या किसी जो भी कोर्ट का जो अधिकारी उसके वो ले जाएगा। लेकिन अगर वो दूर रह रहा, अदर स्टेट में रह रहा तो क्या करेगी, फिर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सेंड करेगी, डाक द्वारा भेजेगी समन को। और अगर आपको समन यानी कि प्रतिवादी को समन मिल गया और उसके बावजूद भी वो 90 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में आकर अपना जवाब नहीं देता, डब्ल्यूएस फाइल नहीं करता, ठीक हो, यानी कि उसको तामील समन गया उसके पास, उसको तामील होगी समन ऐसा कि 3 समन कटो, एक तो कोर्ट की फाइल पर आएगा, एक समन वहां जाएगा जहां पर इसका समन का लेख चेक हो रजिस्टर्ड के पास, नाजिर के पास, और एक समन जो जाएगा वो उसके पास जाएगा, यानी कि एक समन तो कोर्ट की फाइल में लग जाएगा और 2 समन जो समन ले तो जाएगा प्रतिवादी के पास उसके पास हो गए, यानी कि एक तो तामील करा देगा उसे समन, भाई समन में क्या लिखा हुआ उसका न्यायालय का नाम पता, ठीक है जी, पूरा एड्रेस लिखा हुआ हो और उस पर तारीख लिखी हुआ फला तारीख को नियत दिनांक को आपको कोर्ट में हाजिर होना। उसके बाद क्या करेगा, आप उस पर अगर आप उसे मिल गए समन तो वह समन पर ले देगा, भाई मिल गया बस आप जाइए, समन को तामील करा देगा। अगर वो नहीं मिला तो उस पर लिख देगा भाई फला आदमी मुझे मौजूद नहीं मिला या फला आदमी ने लेने से इनकार कर दिया, कुछ भी हो। उसके बाद अगर आपने लेने से इनकार कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उसके बाद माननीय न्यायालय क्या करेगी, आपने लेने से इनकार कर दिया तो उसके बाद आपके खिलाफ एक्स पार्टी कर देगी प्रतिवादी के खिलाफ। एक्स पार्टी का मतलब एक पक्षीय आदेश, यानी कि जो वादी ने जो वाद दायर किया, जो वाद पत्र में जो लिखा वही बात मानी जाएगी, तो एक्स पार्टी हो जाएगा। और एक्स पार्टी के बाद अगर आप किसी आप सूट एक्स पार्टी हो गया तो उसके बाद क्या करेगी कोर्ट, वादी सो साक्ष्य से पत्र लेगी और उसके बाद अपना ठाक हो उसकी बहस सुन को जजमेंट एक पक्षीय आदेश सुना देगी। लेकिन अगर आपके खिलाफ प्रतिवादी के खिलाफ एक्स पार्टी हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो बाद में आ गया भाई अपना ऐसा मेरे कुछ परिस्थितियां थी, यो था वो तो कुछ भी मतलब बताएगा, और उसके बाद उसका एक्स पार्टी का जो हो आदेश 9 नियम 6 के तहत एक पक्ष हो जा, लेकिन
आदेश 9 नियम 13 के तहत एक्स पार्टी निरस्त हो जा एक कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा एक्स पार्टी को रिकॉल करने के लिए, निरस्त करने के लिए। मान न्यायालय उसको थोड़ा सा जुर्माना लगा, कुछ फाइन लगागी और उसके बाद फाइन लगाने के बाद उसे कोर्ट क्या करेगी, उसको एक्स पार्टी को रिकॉल कर देगी। उसके पास प्रतिवादी के पास अपना WS देने के लिए अधिकार हो जाए। और अगर वो हाजिर हो जाए तो फिर क्या करेगा, जो डिपेंडेंट जो प्रतिवादी वो WS फाइल करेगा, उसका रिटन स्टेटमेंट करो देगा, यानी कि लिखित रूप में देगा। भाई जो बात वादी ने लिखी कि मुझे कैंसिल कराना चाह रहा, मेरे फैक्ट वो प्लाट मेरा था, लेकिन प्रतिवादी जवाब देगा भाई ये प्लाट तो मेरा ही था, मैंने बेच दिया, ऐसे क्या आपत्ति हो रही, तो वो इसकी जो भी है उसकी काट करेगा। उसके बाद जब उसने WS दे दिया, WS फाइल कर दिया, तो फिर वादी के पास एक और उसका जवाबुल जवाब, अगर वो उसकी बातों का जवाबुल जवाब देना चाह रहा, यानी कि रेप्लिका देना चाह रहा प्रतिवादी की, वादी जवाबुल जवाब यानी कि जो WS प्रतिवादी ने फाइल किया उसका अगर जवाब देना चाह रहा तो वो दे सकता हो, और अगर नहीं देना चाह रहा तो फिर कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा देगी। फिर कोर्ट एक आदेश करेगी, आदेश 13 नियम 1 और 2 के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करना, यानी कि अगर फिर भी कोई आपके पास ऐसा एविडेंस आ जा बाद में जो आप फाइल करना चाह रहे हैं कोर्ट में, तो आप कर सकते हो। आदेश 13 नियम 1 और 2 के तहत आप कर सकते हैं। और वह अगर कोर्ट को लगता हो भाई ये कोई भी वादी या प्रतिवादी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अगर देना फाइल करना चाह रहा कोर्ट पे कि जो सही नहीं है, मान केस के निस्तारण के लिए, तो कोर्ट मना भी कर सकती है, कोर्ट का अधिकार। उसके बाद कोर्ट आपके जो वादी ने जो वाद पत्र दिया, आदेश 14 नियम 1 के तहत इश्यूज बनेंगे, इश्यूज में हो यानी कि जो वादी ने वाद पत्र दिया उसके जो मेन पॉइंट हो उसे कोर्ट नोट करेगी, और उसके बाद जो WS उसने दिया प्रतिवादी ने उसे नोट करेगी, फिर इश्यूज बनाएगी। और इश्यूज पर बारी बार ऐसा हो जा, बहस भी हो जा, भाई ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसमें वादी प्रतिवादी के जो अधिवक्ता आपस में बहस करो भाई ये इश्यूज बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ने चाहिए, कई बार ऐसा हो जा। आदेश 6 नियम 17 में वादी प्रतिवादी संशोधन कर सकते हैं, यानी कि आदेश 6 और नियम 17 में वादी प्रतिवादी संशोधन कर सकते हैं। भाई बहुत सी बात ऐसी हो जाए कि प्रार्थना मतलब जो बाद में परेड की जाए उसमें कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए कि हम मांग रहे थे कुछ और रिलीफ लेकिन परेड हमारे से कुछ और होगी, या किसी भी तरह का आप अगर संशोधन कर रहे हैं तो आप ये एप्लीकेशन देंगे आदेश 6 नियम 17 की, तो जिस अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो आप संशोधन कर सकते हैं, अगर कोर्ट ने आपको मना कर दिया तो आप संशोधन नहीं कर सकते। आदेश 17 नियम 1 के तहत भाई आप अगर आदेश 17 नियम 1 के तहत अगर कोई भी वादी के अधिवक्ता या प्रतिवादी के अधिवक्ता किसी भी तरह कोई भी काम में बीजी हो या वरिष्ठ स्थगन दे सको, भाई आज की कोर्ट में कार्रवाई को स्थगित करा जाए, यानी कि रोक कर नई रोक दी जाए और यानी कि नई तारीख दे दी जाए, आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, इसको 3 रुपए का टिकट लगेगा। उसके बाद अगर आप किसी भी तरह का कोई भी जैसे वादी ने कोई भी जैसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाह रहा, कोई एप्लीकेशन देना चाह रहा किसी भी तरह की, तो प्रतिवादी क्या करेगा, प्रतिवादी उसका ऑब्जेक्शन करेगा, या प्रतिवादी कोई कागज फाइल करना चाह रहा तो वादी उसका क्या करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, आपत्ति करेगा। और आपत्ति के बाद दोनों कोर्ट क्या करेंगे, जैसे वादी ने कोई केस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना चाह रहा है, कोई बात बताना चाह रहा है कुछ जैसे कि, ठीक है, उसके बाद प्रतिवादी इस पर आपत्ति देगा, दोनों की क्या होगी, आपस में बहस होगी, बहस के बाद आदेश होंगे। यानी कि सिविल कोर्ट में छोटे छोटे जो आदेश हो, कोई भी अगर आप वादी या प्रतिवादी किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है प्रोटीन, उसके बाद वह आपत्ति देगा तो उसके बाद उन पर बहस होगी, छोटे छोटे आदेश बहुत हो। उसके बाद की जो प्रोसीडिंग हो, उसके बाद की प्रोसीडिंग क्या हो, यानी कि जो फाइल आ जा फिर आ जा एविडेंस में, सब चीज खत्म होने के बाद फाइल आ जा एविडेंस में, यानी कि साक्षी में आ जा। पहले वादी क्या करेगा, अपने साक्ष्य सूची सबूत देगा, यानी कि साक्ष्य सूची गवाह देगा, यानी कि वादी के पास कौन कौन से ऐसे गवाह जिससे वो यह साबित कर सको कि हाँ या जो इसका कैंसिलेशन होना चाहिए जो भी इसमें, ठीक है। उसके बाद सूची गवाह देगा, सूची गवाह के साथ जैसे 4 गवाह हो गए, इसमें 3 गवाह हो गए, उनके शपथ पत्र तैयार करेगा, शपथ पत्र तैयार होने के बाद उन्हें ओथ कमिश्नर से उन्हें ओथ कराएगा, ओथ कराने के बाद उसकी शपथ पत्र की कॉपी प्रतिवादी को देगा, प्रतिवादी के अधिवक्ता को देगा और फिर से कोर्ट में फाइल कर देगा। और फिर उसके बाद जो शपथ पत्र उसने दिए वादी ने, उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, जो जीरे करेगा वो प्रतिवादी के अधिवक्ता करेगा।
जब सब वादी की अधिवक्ता की कंप्लीट हो जाएगी जीरे, यानी कि तीनों गवाह तीनों शपथ को दे, तीनों पूरे हो जाएंगे, फिर प्रतिवादी अपने देगा, अपने क्या करेगा, सूची गवाह देगा और सूची गवाह के साथ साथ फिर सूची जो भी गवाह होंगे उनकी शपथ पर देगा, कोर्ट में फाइल करेगा और उसकी कॉपी वादी के अधिवक्ता को रिसीव कराएगा। फिर वादी का अधिवक्ता उसके जो गवाह उनसे जीरे करेगा, उनसे पूछताछ करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जब बिल्कुल क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल खत्म हो जा, उसके बाद माननीय न्यायालय उस फाइल को में लिखवाएगा वादी के अधिवक्ता से, प्रतिवादी के भाई आपको कोई गवाह तो देना, तो वादी के अधिवक्ता प्रतिवादी का अधिवक्ता माने कर दे भाई हमें कोई और गवाह नहीं देना। उसके बाद ऐसा होगा कि जो फाइल हो उसे जो जज हो उसे बहस में लगा देगा। बहस जब हो जाएगी उसके बाद बहस के बाद वह आदेश में हो जाएगी, उस पर ऑर्डर हो जाएगा। भाई अगर वादी जैसे वो कोई भी डिसीजन वादी के हक में आया, प्रतिवादी के हक में आया, कुछ भी अगर वादी के हक में आ गया तो फिर तो जो भी उसका आदेश आया वो रजिस्ट्रार के यहाँ से जहाँ भी उसका बैनामा हुआ, जहाँ भी उसकी रजिस्ट्री हुई वहाँ दे देगा और वहां से उसका कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 महीने का टाइम हो, 1 महीने का टाइम ऐसा हो अगर प्रतिवादी या वादी के हक में आ गया फैसला आदेश, तो प्रतिवादी इससे खुश नहीं आए तो प्रतिवादी क्या करेगा, प्रतिवादी ठाक उसकी यानी कि उसकी अपील कर सकता हो। जैसे अगर लोअर कोर्ट में चल रहा था ठीक हो तो फिर वो सेशन कोर्ट में उसकी अपील कर सकता हो, यानी कि जो फर्स्ट अपील होगी वो सेशन कोर्ट में होगी और फिर जो सेकंड अपील होगी वो हाई कोर्ट में होगी। भाई अगर वो जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया उससे संतुष्ट नहीं है तो 1 महीने के अंदर अंदर वो उसकी अपील किस में कर सकता है, वह सेशन कोर्ट में कर सकता है। अगर सेशन कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो फिर वो हाई कोर्ट में कर सकता है। लेकिन अगर वो जीत गया, प्रतिवादी जीत गया इस केस को, तो वादी के पास 1 महीने का टाइम, वादी ने अपील नहीं करी तो 3 महीने के बाद उसकी डिग्री तैयार हो जाएगी, यानी कि उसकी डिग्री हो जाए, डिग्री कोर्ट द्वारा प्रदान की जाएगी प्रतिवादी को। और अगर वह अपील करना चाह रहा तो वह अपील कर सकता है, 1 महीने का टाइम है तो वह सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर सेशन में भी वह रिलीफ नहीं मिला, उसके खिलाफ आदेश हो गया तो वह हाई कोर्ट कर सकता है। और जो भी आदेश हो इस आदेश को आपको क्या करना, आपको अपना फिर क्या होगा, अगर बहुत से आदमी ऐसे आदेश होने के बावजूद भी मानते नहीं, जगह खाली नहीं करते, तो फिर आपको क्या करना, जो एसएसपी संबंधित जो एसएसपी आपके एरिया का ठाक हो आदेश को उसके पास ले जाना। अगर वो भी कुछ नहीं कर रहा तो फिर आप कोर्ट में ला गया, आप हाई कोर्ट में ले जाएंगे उससे उस कोर्ट को जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका वो कराने के लिए। बस भाई अगर आपकी समझ में आया, देखो मैंने आपको सिविल के केस के बारे में सबकी प्रोसीडिंग ऐसी ही चलेगी, हर एक केस की पूरा कंप्लीट बता दिया एक भी, लेकिन आपको सभी को बस सबसे जो आपका जो है ना वाद पत्र के जो फैक्ट हो आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने। अगर आप केस जीतना चाह रहे, मैं एक पॉइंट आपको बता रहा, जो भी वाद पत्र होगा, जो भी आपके गवाह होंगे, उन्हें आपको फैक्ट जो उन्हें पता, उन्हें अच्छी तरीके से बताना होगा भाई आपको ये जवाब देने चाहिए, इससे आप जीत सकते हो। भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दी कि आप भी अगर किसी भी तरह का सिविल सूट फाइल कर रहे तो आपके लिए जो भी मैंने 10-20 चीज जो बताई आपको 20 मैंडेटरी आपको कंप्लीट करनी हर हाल में। मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।